गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम शुरू करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर्स और आज है 26 मई। तो 26 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको इस वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और जितना भी कंटेंट मैंने दिया है उसको ज़रूर नोट करिएगा और उसको वीकली रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करने की स्थिति में आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का ये सेशन। 26 मई है आज और पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका के दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और आपको बताया जा रहा है कि ये जो पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार का मतलब है इस वर्ष पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भारतीय विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। और वर्तमान में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन वो व्यक्ति हैं जो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं कैबिनेट स्तर पर। तो एस जयशंकर जी इनका नाम है। एस जयशंकर जी ये भारत के विदेश मंत्री हैं और ये अमेरिका की यात्रा पर गए हैं न्यूयॉर्क। अब ये यात्रा पर क्यों गए हैं, क्योंकि इस समय तो इतना कोरोना फैला हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसी वार्ता होती है जिसके लिए कई बार देश से बाहर जाना पड़ता है, तो उसी की वजह से ये गए हैं। और इनका जाने का कारण भी जान लेते हैं कि भारत इस बार जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बना है। याद रखिएगा, इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और बाकी इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो भारत उन 10 अस्थायी सदस्यों में शामिल किया गया है। तो भारत फिलहाल जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बना है। इसीलिए विदेश मंत्री जो है वो दौरे पर गए हैं, क्योंकि जनवरी में बना था और उसके बाद से विदेश मंत्री की कोई भी यात्रा नहीं हो पा रही थी। लेकिन मई में उन्होंने ये यात्रा करने का तय कर रखा था, कह सकते हैं। तो फिर वो मई में विदेश यात्रा पर गए हैं। यूएसए के विदेश मंत्री की अगर हम बात करें, क्योंकि ये वहां जाकर के यूएसए के विदेश मंत्री और वहां जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव हैं उनसे मिलने वाले हैं। तो यूएसए के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिकन, इनका नाम है एंटनी ब्लिकन। और अगर हम महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव हैं। तो ये इन दोनों से मुलाकात करेंगे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत अस्थायी अध्यक्ष बना है, तो इसको लेकर के आगे इनके बीच में चर्चाएं होंगी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 13 पैसे नीचे गिरा है। अब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कितना हो गया है, मतलब $1 में आपको अब कितने भारतीय रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि डॉलर के मुकाबले कभी भारत का रुपया जो है वो 70 से ऊपर हो जाता है, कभी 70 से नीचे। जो भारत में माना गया है, मानक इस समय वो 70 से 75 के बीच रखा जाता है कि इतने के बीच में रुपये को रहना है। अगर इससे ऊपर हुआ तो भी खतरा है और अगर इससे नीचे गया तो भी भारत के लिए खतरा है। कि ज़्यादा नीचे गिरना भी सही नहीं है कि $1 के लिए आपको ऐसा लगता है कि $1 के लिए अगर हमें 85 रुपये खर्च करने पड़े तो फिर ये ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वैश्विक स्तर पर फिर हमारी जो मुद्रा है वो लगातार गिरती चली जाएगी और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में जो आयात और निर्यात होता है ये बहुत प्रभावित होता है। तो एक स्थिरता बनी रहना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल स्थिरता में 70 से 75 के बीच में भारतीय रुपये को रखा गया है। अगर 75 से ऊपर बढ़ता है तो भी आयात और निर्यात प्रभावित होते हैं और अगर 70 से नीचे गिरता है, जो कि मानक इस समय निर्धारित कर रखा गया है, तो अगर उससे नीचे गिरता है तो भी आयात और निर्यात पर प्रभाव हमें देखने को मिलता रहता है। तो अभी क्या हुआ है कि अचानक से तेल की कीमतों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि इजराइल का ये जो युद्ध हुआ है इसके बाद से ही तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया जो है वो 13 पैसे नीचे गिरा है। तो अब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कितना हो गया है? 13 पैसे नीचे गिरा है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
तो ये फिलहाल अब हो गया है 72.86 रुपये। अब हमें $1 में 72.86 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो आंकड़ा है आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ $1 के लिए तुम्हें कितना पे करना पड़ता है। तो $1 के लिए अगर भारतीय रुपए की कीमत हम देखें तो 72.86 रुपये हमें पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली मेला 2021 के वर्चुअल इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर का शुभारंभ हुआ है। ये वर्चुअली इस मेले का आयोजन किया गया है। दिल्ली मेला के अंतर्गत इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर का ऑनलाइन कह सकते हैं वर्चुअली इसका शुभारंभ किया गया है। यह इसका कौन सा संस्करण है, आपसे इसका संस्करण पूछ रहे हैं। तो ये जो है इसका 51वां संस्करण है। इस फेयर का, इस मेले का ये 51वां संस्करण है। इसके बारे में हम जान सकते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट के बारे में है। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथों से निर्मित सामान होते हैं, तो उनको ज़्यादा मार्केट में लाया जा सके, उनकी बिक्री को बढ़ाया जा सके, और ऐसी कोविड-19 की स्थिति में भी उनको बेचा जा रहा है, क्योंकि ये जो हाथ से निर्मित सामान होते हैं ये बहुत ही छोटे उद्योगकर्ताओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो उन्हें ऐसी परिस्थिति में कोई नुकसान ना हो, इसके लिए ये फेयर का आयोजन किया गया है। अब हमें देखने को मिलता है कि 19 से लेकर के 23 मई तक इस फेयर का आयोजन किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा वर्चुअल मेला है, बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा वर्चुअल मेला है, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा वर्चुअल मेला का आयोजन भारत में नहीं किया गया है। उद्घाटन की अगर हम बात करें तो EPCH के अध्यक्ष रवि के पासी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। अब EPCH क्या है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, इसके ये अध्यक्ष हैं रवि के पासी, जिनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। दिल्ली में इस मेले का वर्चुअली आयोजन किया गया है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, तो ये अगला प्रश्न है प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट एक जारी की गई है। इसके अनुसार 2010 के बाद से कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया है। अब क्या होता है कि आप पहले ये क्वेश्चन समझिए कि भारत हो गया या विश्व हो गया, विश्व में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उसमें हमारी जैव विविधता विद्यमान है, या हमारी आर्द्र भूमियाँ विद्यमान है, हमारे वन्य जीव प्राणी विद्यमान है। तो उन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है। तो इसी पर ये एक प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट जारी की गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2010 के बाद से कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 मिलियन। ये 21 मिलियन क्षेत्र को वर्ल्ड अब कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड क्षेत्र के रूप में अब 21 मिलियन 2010 से लेकर के अब तक 21 मिलियन प्रोटेक्टेड क्षेत्र बनाया गया है। अब इसमें आगे हम जान लेते हैं आगे इसके बारे में कि ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई है। तो रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम UNEP बोलते हैं, UNEP वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा जारी की गई है। ये जो UNEP है इसी की एक आप कह सकते हैं संस्था है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, और इसके साथ में मिलकर के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इन्होंने मिलकर के ये रिपोर्ट जारी की है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है अब पृथ्वी का कुल 42% क्षेत्र जो है वो आरक्षित है। संपूर्ण पृथ्वी का कुल 42% क्षेत्र जो भूभाग है, या फिर कैसा भी आप इसमें ये नहीं डिफाइन किया गया है कि भूभाग है या आर्द्र भूमियां हैं या कोई जल संरक्षित क्षेत्र है, इसमें सिर्फ क्षेत्र लिखा है। तो वो 42% क्षेत्र है जिसको पृथ्वी पर संरक्षित कर दिया गया है। और अगर 2010 से लेकर के 2020-21 तक देखा जाए तो ये कुछ 21 मिलियन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आप बता सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ये संरक्षित क्षेत्र क्यों घोषित किया जाता है, तो ये उन क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया जाता है जहाँ पर कुछ अलग जैव विविधता है, जहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती। तो उन्हें संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके और भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ भी उन्हें देख सकें।
ये जो रिपोर्ट है एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है UNEP WCMC, ये वही वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर की फुल फॉर्म है ये WCMC। तो UNEP WCMC इसके निदेशक हैं नेवल आशो, और मुख्यालय की बात करें तो कैम्ब्रिज UK, यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज UK में UNEP WCMC का मुख्यालय स्थित है। IUCN की बात करें, आप सभी को पता होगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। और अध्यक्ष की बात करें तो झांग शिनसेंग जो हैं वो अध्यक्ष हैं IUCN के। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, और ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप खुद चाहें तो इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आंकड़े हैं एक आध छोटे छोटे जो यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो मेरा मानना है कि आपको ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेबी द्वारा बाजारों के नियमों का उल्लंघन करने पर किस कंपनी व उसके अधिकारियों पर 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये वो कौन सी कंपनी है जिस पर सेबी ने 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस पे बायोकॉन ये कंपनी है। बायोकॉन ने बाजार के नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बायोकॉन पर सेबी ने नियमों के उल्लंघन के कारण 14 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। हम जरा देख लेते हैं कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपको ये बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। और बायोकॉन की बात करें तो ये बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। बायोकॉन एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र चिरमुले ये वही व्यक्ति हैं जिन पर जुर्माना लगाया गया है। तो 9 लाख रुपए ये कंपनी देगी, और इसके साथ साथ में नरेंद्र चिरमुले को व्यक्तिगत रूप से 5 लाख रुपए इन्हें भी देने पड़ेंगे जुर्माने के तौर पर। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। बाजार के नियमों के कारण बायोकॉन पर सेबी के द्वारा प्रतिबंध या जुर्माना लगाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ BMC किसे चुना गया है। भारत का कौन सा वो BMC है जो सर्वश्रेष्ठ BMC बन गया है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए, इसका नाम है शेरगांव BMC। शेरगांव BMC जो है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये बन गया है भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ BMC। शेरगांव BMC इसका नाम है। और फिलहाल ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये पश्चिम कामेंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये वहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश पश्चिम कामेंग डिस्ट्रिक्ट में शेरगांव BMC इसका नाम है, और ये बन गया है सर्वश्रेष्ठ BMC। अब इसके अंतर्गत और भी डिटेल्स है, वो भी जान लेते हैं कि BMC की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि BMC होता क्या है। तो BMC की फुल फॉर्म होती है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके बारे में देखते हैं कि IBA 2021 ये जो पुरस्कार है इनको IBA भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी करके, इंडियन बायोडाइवर्सिटी करके। तो 5वां इनका ये संस्करण है, संस्करण भी आप याद रख सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, इसके साथ साथ में स्मृति चिन्ह दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। जबकि अगर किसी संस्थान को ये पुरस्कार दिया जाता है तो वहां पर जो नगद पुरस्कार है उसकी राशि बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी जाती है। इसके साथ साथ में वही स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र इसे भी दिया जाता है। अब ये इसी पुरस्कार के और भी बहुत सारी श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं। तो पालतू प्रजातियों का संरक्षण के लिए, पालतू प्रजातियों का संरक्षण व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो शाजी NM फॉर्मर केरल के हैं, ये प्यार से इनको ट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम है शाजी NM। ये एक किसान है जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। पालतू प्रजातियों का संरक्षण संस्थान में अगर देखा जाए तो अमराबाद पोडा लक्ष्मी गोवू संगम तेलंगाना में ये स्थित है। अमराबाद इसको मिला हुआ है पोडा लक्ष्मी गोवू संगम, ये संस्थान में मिला है। और व्यक्तिगत श्रेणी में भी मैंने आपको बता दिया है। जैविक संसाधनों का सतत उपयोग, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग में अगर हम देखें व्यक्तिगत श्रेणी में तो S सतीश को मिला है जो कि वन रेंज अधिकारी है और मन्नार की खाड़ी के रामनाथपुरम उपखंड राष्ट्रीय उद्यान से ये बिलोंग करते हैं। S सतीश की
बात करें तो ये रेंज अधिकारी हैं जो कि मन्नार की खाड़ी के रामनाथपुरम उपखंड समुद्री राष्ट्रीय संस्थान से बिलोंग करते हैं। अब पता है ये मन्नार की खाड़ी जब याद आया, यहाँ पर आया, तो मुझे एक याद आया कि एक समुद्री घास की रिपोर्ट जारी की गई है यूनेप के द्वारा। तो उसमें उसने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा भारत की जो अगर देखा जाए घासों का जो समुद्री घासें हैं वो मन्नार की खाड़ी के पास जो समुद्र है तमिलनाडु से संबंधित है, वहां पर पाई जाती है। तो ये भी चीज़ आपके लिए नई हो जाती है। जैविक संसाधनों का सतत उपयोग संस्था द्वारा तो देखा जाए इसमें तो खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपॉन सेंचुरी, इसको जो कि नागालैंड में स्थित है, इसे ये संस्था के रूप में दिया गया है। वन्य प्रजातियों का संरक्षण अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो शिव कुमार हिमाचल प्रदेश के हैं, इन्होंने वन्य प्रजातियों को बचाया, इसीलिए शिव कुमार को दिया गया है। और अगर वन्य प्रजातियों के संरक्षण में इसमें एक व्यक्तिगत और मिला है, संस्थान को मिला है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, चोगंगा फाउंडेशन, ये संस्थान है चोगंगा फाउंडेशन जो कि मणिपुर में स्थित है, इसे मिला है। अगर हम बात करें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए रेप्लिकेबल मैकेनिज्म में किसे मिला है, तो ट्विचिन ग्राम बारी बीएमसी त्रिपुरा और वेलाग्रो बायोसाइंस लिमिटेड तेलंगाना, दो लोगों को सम्मिलित रूप से ये दिया गया है। तो आप इसको एज इट इज नोट करके याद कर सकते हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी वाले आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि संस्थान हो सकता है इतना ना पूछा जाए, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी वाले पूछे जा सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर, रिजर्व बैंक इनोवेशन, इसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। आपने देखा था कि 2020 में इस तरीके की इसका गठन किया गया था कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का, जिसका उद्देश्य है और ज़्यादा विकास करना और तरह तरह के कार्यों को करना। तो फिलहाल रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का सीईओ किसी को नियुक्त किया गया है, इनका नाम है राजेश बंसल इनका नाम है, और इनको रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो एस गोपाल कृष्णन अगर आप नाम देख रहे हैं, तो इनकी अगर हम बात करें तो RBIH, जो कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को RBIH भी कहा जाता है, RBIH, तो इसके अगर देखा जाए इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं इन्फोसिस के सह संस्थापक एस गोपाल कृष्ण कर रहे हैं, ये इसके नेतृत्व करता है। इनका नाम भी आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ में सीईओ बना दिया गया है राजेश बंसल को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनातोले कोलिनेट मकोसा किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, मतलब नाम तो क्या ही कहना। अनातोले कोलिनेट माकोसा किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ये कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कांगो गणराज्य के, ये कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। रिपब्लिकन ऑफ कांगो भी इसे कहा जाता है, इसकी कैपिटल है ब्राज़ाविले। और अगर पूर्व पीएम की बात करें कि किसका ये स्थान लेंगे, तो क्लीमेंट मोम्बा का ये स्थान लेंगे। और राष्ट्रपति जिन्होंने इनको इस पद पर नियुक्त किया है उनका नाम है डेनिस ससो न्यूगू एसो। इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिर भी चर्चा में रहा है देश, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसने डिपकोविन, ये नाम है डिपकोविन, कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। आप इससे घर बैठे कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके की एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। तो ये डिपकोविन इसका नाम है। आपसे पूछा जा रहा है किसने इसे विकसित किया है, तो इसको विकसित करने वाला जो है वो है डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आगे इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो डीआरडीओ की एक DIPAS करके संस्था है, डीआरडीओ के ही अंतर्गत ये काम करती है, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलॉयड साइंस। इसके द्वारा ये विकसित किया गया है, जो डीआरडीओ के अंतर्गत ही काम करती है। और 75 मिनट में ये परिणाम जारी कर देगी, 75 मिनट में ये परिणाम बता देती है। तो ये किसके द्वारा, डिपकोविन लॉन्च किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपियन शक्ति मजूमदार का निधन हो गया है। इनका ये ओलंपिक विजेता भी रहे हैं। और अगर हम बात करें शक्ति मजूमदार की, इनका निधन हो गया है। ये जो जिस खेल से ये बिलोंग करते थे ये थे मुक्केबाजी, ये मुक्केबाजी से बिलोंग करते थे। 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था, इसमें ये भारत के प्रतिनिधि रहे थे। 1952 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हेलसिंकी फिनलैंड में स्थित है, तो यहाँ पर जब ओलंपिक हुए थे तो फिर ये भारत के प्रतिनिधि रहे थे।
शक्ति मजूमदार इनका नाम है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, सच कहूँ तो किस अभिनेत्री की आत्मकथा है जो कि 14 जून को लॉन्च होने जा रही है। और ये बुक इनकी आने वाली है, इसके लिए पहले से लोग अभी से ही बुकिंग कर रहे हैं कि उनको ये बुक बहुत जल्दी से जल्दी चाहिए। सच कहूँ तो ये इनकी अपनी आत्मकथा है और बहुत ही फेमस कलाकार रही हैं जिनका नाम है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता, हो सकता है बहुत सारे लोग इन्हें नाम से ना जानते हो, लेकिन इनका फेस देख के हर कोई ये बता सकता है कि नीना गुप्ता को वो जानते हैं। वेब सीरीज में आती रहती हैं और इसके साथ साथ में इनकी एक मूवी भी आई थी, मुझे मूवी का नाम शायद बधाई हो मूवी में ये जो हीरो था आयुष्मान खुराना, उसकी माँ की भूमिका इन्होंने अदा की है। तो अब आप क्लिक कर सकते हैं कि ये कौन है। तो नीना गुप्ता की बुक आने जा रही है सच कहूँ तो, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ावों का वर्णन किया है। इनकी अपनी आत्मकथा है और ये 14 जून को लॉन्च होने वाली है। तो अभी से इसके लिए बुकिंग की जा रही है। अगर हम नीना गुप्ता की बात करें तो 1994 में वो छोकरी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की ये विजेता भी हैं। तो छोटी मोटी हीरोइन आप मत समझिएगा, काफ़ी बड़े स्तर पर इन्होंने काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, वेब सीरीज़ में आजकल भी ये देखी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।